नमस्कार दोस्तों। 6 अगस्त जापान के हिरोशिमा में मॉर्निंग का टाइम था और मंडे की मॉर्निंग थी और सुबह के करीब 8 बजे थे। लोग अपने ऑफिस जा रहे थे और बच्चे अपने स्कूल जा रहे थे। स्कूल का पहला पीरियड शुरू होने वाला ही था और इसी बीच लोगों को आसमान से अमेरिका का बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट गुजरता हुआ दिखता है। ठीक 8:15 पर इस एयरक्राफ्ट से कुछ नीचे गिरता है और लोग इस चीज़ को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या गिर रहा है। उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये एटॉमिक बॉम्ब है। ठीक 43 सेकंड तक ये नीचे गिरता रहा और कुछ देर बाद पलक झपकते ही सब कुछ खत्म। सिटी में मौजूद हजारों लोगों ने एक रोशनी चमकती देखी और धमाके की आवाज़ से एक बहुत ही बड़ा फायरबॉल बन गया था और मानो एक छोटा सा सूरज आसमान में बन जाता है। ज़मीन पर तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है और एक चुटकी में 80,000 लोग मर जाते हैं। ये सुनकर सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये आया होगा कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों क्यों गिराया अमेरिका ने ये बॉम्ब। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनते हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे हुए एटॉमिक बॉम्ब की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वार से। युद्ध शुरू हुआ था साल 1939 में। वर्ल्ड वार 2 दो बड़ी अलायंस के बीच में लड़ा जा रहा था। एक साइड थी जर्मनी, इटली, जापान, जिन्हें एक्सिस पावर करके बुलाया जाता था, और दूसरी तरफ थे ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट। इन्हें एलाइड पावर की हम इन्हें रोक सकें। तो अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना इकोनॉमिकली एक्शन लिया जाए। तो अमेरिका ने एक्चुअली में कॉपर, आयरन एंड स्टील, ये बड़े एसेंशियल रिसोर्स थे, इन्हें जापान को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया और ये उम्मीद की कि ये देखकर जापान अपने एक्सपेंशन को बंद कर देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। रिस्पॉन्स में अमेरिका ने ऑयल बेचना बंद कर दिया। उस समय जापान में एक्चुअली में बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेंशियल रिसोर्स था जापान के लोगों के लिए ऑयल, जो कि 80% तक अमेरिका से आता था। अमेरिका ने यह कहा कि हम एक ही शर्त पर कोई और रास्ता निकालते हैं। तो जापान ने देखा कि मलेशिया और इंडोनेशिया के एरिया में जहां ऑयल के रिसोर्स हैं, क्यों ना हम उन पर कब्जा कर लेते हैं, तो हमें अमेरिका पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। बस दिक्कत ये थी कि ये दोनों देश अमेरिका के अलायंस थे। अगर इस पर जापान हमला करता है तो अमेरिका रिस्पॉन्स में हमला करेगा, क्योंकि अगर अमेरिका के दोस्तों पर हमला किया जाएगा तो अमेरिका चुप तो नहीं बैठेगा। और जापान ने कुछ बड़ा करने का फैसला किया और इसमें हमले के डर से जापान ने ये सोचा कि क्यों ना हम पहले अमेरिका पर हमला कर देते हैं और हम अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला कर दें और उनके फाइटर विमानों को उड़ा दें, और साथ तो अमेरिका हम पर हमला कैसे करेगा। इसी सोच से जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पे सरप्राइज अटैक करता है, जिसमें 350 से ज़्यादा जापानी नेवी के एयरक्राफ्ट हमला करते हैं और सिर्फ 2 घंटे के अंदर अमेरिका के 19 नेवी शिप्स और 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 2000 से ज़्यादा मिलिट्री के लोगों को नष्ट कर देता है। वैसे ये देखा जाए तो बड़ी ही बेवकूफ़ी वाली बात थी जापान के लिए। देखो, मैं उन्हें जाकर मार देता हूँ और वो मुझे मार ना पाएँ और मैं उनकी टेरिटरी पे कब्जा कर लेता हूँ। और ये सोचने वाली बात थी कि जापान के लिए कि आप यूएस जैसे बड़े शक्तिशाली देश पर जाकर हमला करोगे और वो चुप बैठेगा। ओबियसली अमेरिका भी जापान के खिलाफ वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर देता है। और ये वो पॉइंट था जब अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वार 2 में आ जाता है। और अमेरिका द्वारा ये वर्ल्ड वॉर 2 में ऑफिशियली आना ये देखकर नाजी जर्मनी और इटली भी अमेरिका के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। और 3 दिनों बाद 1941 के अंत तक वर्ल्ड वार 2 अपने चरम सीमा पे था। इन सारे देशों ने एक दूसरे के खिलाफ वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर दिया था। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मुद्दे की बात करते हैं। साल 1943 में इटली सरेंडर कर देता है। 13 अप्रैल 1905 को हिटलर सुसाइड कर लेता है और अपने आप को गोली मार लेता है। उसके बाद जर्मनी भी सरेंडर कर देता है। लगातार हुए लॉसेस के बाद भी जापान सरेंडर नहीं करता है। फिर अमेरिका ने देखा कि अब ये एक ही रास्ता बचा है जापान को सरेंडर करवाने का, फुल स्केल इन्वीजन।
ऑफ जापान। जापान के अंदर मिलिट्री को भेजा जाए और ग्राउंड पर लड़ाई की जाए, इसलिए अमेरिका प्लान करता है ऑपरेशन डाउनफॉल। लड़ाई लड़ी जाती है बैटल ऑफ ओकिनावा। 1 अप्रैल 1945 से लेकर 22 जून 1945 के बीच में अमेरिका जापान में अपनी मिलिट्री भेजता है और ग्राउंड पर इस आइलैंड पर कब्जा कर लेता है। लेकिन ये ओकिनावा की लड़ाई अमेरिका को चौंका के रख देती है। जापानी लोग हार मानने को तैयार ही नहीं थे। हर इंसान अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहा था, पर जापान के सरेंडर का कोई सवाल ही नहीं था। और अमेरिका की फोर्स के लिए जापानी फोर्स को हराना काफ़ी मुश्किल था इस ओकिनावा की बैटल में। और ओकिनावा की बैटल को ब्लडिएस्ट बैटल भी कहा जाता है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो लड़ाई अमेरिका जीत जाता है, लेकिन ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक होती है अमेरिका के लिए। अमेरिका के 12,000 सोल्जर मारे गए और 50,000 से भी अधिक सोल्जर इंजर्ड हो गए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो 1,10,000 जापानी सैनिक मारे गए, यानी कि इस आयरलैंड के 1/4 लोग मारे गए। और ये देखकर अमेरिका ने सोचा कि ऐसे तो ये हम जीत ही नहीं पाएंगे। अगर हम अपनी सारी आर्मी को भी भेज देंगे तो भी हम जीत तो जाएंगे, फिर इसकी कीमत क्या होगी। ये सोचना भी अमेरिका के लिए बहुत ख़तरनाक था। फिर अमेरिका ने सोचा कि कुछ और तरीका इस्तेमाल करना होगा जापान को सरेंडर करवाने के लिए। 12 अप्रैल 1945 को यूएस के प्रेसिडेंट गुजर जाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जापान और अमेरिका की इस युद्ध में सॉल्यूशन निकालना पूरा हैरी ट्रूमैन के कंधों पर आ जाता है। अमेरिका बहुत सोचता भी है, पर अलग अलग रास्ते भी निकालता है, पर कोई काम नहीं करता। इसी समय इनको पता चलता है एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट के बारे में, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट सीक्रेटली काम कर रहे थे। वो दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाने जा रहे थे। 16 जुलाई 1945 को इसे टेस्ट किया जाता है और न्यू मैक्सिको में ये टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है। और ट्रूमैन को लगता है कि अब उन्हें अपना सॉल्यूशन मिल गया। अपने बाकी टॉप सीक्रेट ऑफिसर और गवर्नमेंट के हेड के साथ डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये बॉम्ब गिराया जाए जापान के ऊपर, और डिसाइड करते हैं कि कैसे बॉम्ब गिराने से पहले एक जापान को लास्ट वार्निंग भी दे दी जाए तो कैसा रहेगा। यूएस के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट और ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर साथ में आते हैं और एक अनकंडीशनल सरेंडर की मांग करते हैं जापान से। और ये वार्निंग देते हैं कि जापान या तो सरेंडर कर दे, अगर ऐसा नहीं करेगा तो इसका नतीजा होगा पूरी तरह से तबाही। यानी कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होगा, भयंकर तबाही से। जापान के लोगों को पता ही नहीं था कि एटॉमिक बम जैसा कोई हथियार भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है क्या। इसके बाद 3 अगस्त 1945 को यूएस ने ऑथराइज किया कि एटॉमिक बम गिराया जाएगा जापान पर। और 6 अगस्त 1945 बोइंग B-29 हिरोशिमा सिटी के ऊपर से निकलता है और इस विमान में रखा हुआ है लिटिल बॉय एटॉमिक बम। एक बड़ा आयरॉनिक बम है। ये बम 8:15 पर हिरोशिमा पर गिराया जाता है और अमेरिका दुनिया के इतिहास में पहला और इकलौता देश बन जाता है न्यूक्लियर हथियारों को इस्तेमाल करने वाला। उस दिन हिरोशिमा में जो लोग मौजूद थे और जो लोग सर्वाइव कर गए बम धमाके को, वो बड़ी ही दर्दनाक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें बहुत तेज़ रोशनी दिखी थी और इसमें बहुत से लोग अंधे हो जाते हैं। उसके बाद एक भयानक आवाज़ आती है। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि सर्वाइवर्स को परमानेंट हेयरिंग लॉस हो गया। फिर ज़मीन पर तापमान 4000 डिग्री तक था और इससे लोग इंस्टेंटली वेपोराइज हो गए। तो ये चीज़ इतनी जल्दी हुई कि लोगों की परछाई ज़मीन पर छप गई, जिन्हें हम आज तक देख सकते हैं। जो लोग इंस्टेंटली नहीं मारे गए इस बम धमाके में, वो समझ नहीं पाए कि एक्चुअली में हुआ क्या है। इससे पहले कि वो समझने की कोशिश करते, बहुत ही भयंकर शॉकवेव आई और एक ब्लास्ट हुआ, जिससे टेम्परेचर चेंजिंग से इतनी तेज़ हवाएं चलने लगी कि लोगों के घरों के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। कुछ मिनटों बाद जब हवा शांत हुई तो लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ काला टॉक्सिक डस्ट दिखा। अनबिलीवेबल था
ये किस्सा जहाँ 15 मिनट पहले सुनहरा नीला आसमान था, वहाँ अब काला धुआं ही धुआं है। 70% बिल्डिंग हिरोशिमा में ख़त्म हो गई थी और शहर अब शहर नहीं बचा था। आप इन सैटेलाइट इमेज से देखकर ये समझ सकते हैं कि ये इमेज बॉम्ब से पहले की है और ये इमेज बॉम्ब गिरने के बाद की। बचे हुए सर्वाइवर्स की बॉडी की क्या हालत हुई, मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत ही डिस्कास्टिंग डिटेल्स हैं। बस इतना कहूँगा कि लोगों की खाल उतरने लग गई थी। लोग प्यास के कारण तड़फ रहे थे। ब्लास्ट के करीब आधे घंटे बाद बारिश आने लगती है। प्यासे लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखती है, यानी कि उनके लिए एक अच्छी खबर थी। पर हाँ, यहाँ पर एक्चुअली में वो बारिश नहीं थी, एक टॉक्सिक डस्ट जो हवा में मिल गई थी मॉइस्चर के साथ मिक्स होकर। जो जब आसमान में बादल बने थे वो कोई आम बारिश नहीं थी। वो बारिश की बूंद ब्लैक कलर की थी, ग्रीस टपक रहा था आसमान से और बहुत ही ज़्यादा जहरीली थी। आमतौर पर जब डिजास्टर आते हैं तो हर किसी के शहर में एम्बुलेंस होती है, डॉक्टर होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं। पर यहाँ पर 90% हेल्थ केयर वर्कर्स एक्चुअली में मारे गए थे। सारे हॉस्पिटल तबाह हो गए थे। इस बम धमाके के बाद जापान के लोगों ने अमेरिका से मिलने तक का मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि कौन सी बड़ी चीज़ है, एक बम ही तो गिरा है, थोड़ा बड़ा बम गिरा दिया और क्या, सरेंडर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके रिस्पॉन्स में अमेरिका 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक और एटॉमिक बम गिराता है जापान पर। इस बार टारगेट था नागासाकी। सुबह के करीब 11 बजे थे और बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट जाता है और इस बार और भी ज़्यादा पावरफुल बम था। ये नाम था फैटमैन। बम धमाके से आसमान में इस बार जो मशरूम क्लाउड बनता है वो और भी ज़्यादा बड़ा बनता है। इमीडिएटली 40,000 लोग मारे जाते हैं। 6.7 स्क्वायर किलोमीटर का शहर ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये नागासाकी पर गिरे बम से ज़्यादा खतरनाक होता है, पर फिर भी इसकी कैजुअलिटी उतनी नहीं। नागासाकी हिरोशिमा के शहर की खबर बाकी शहरों में फैल जाती है तो लोगों को लगा कि ऐसा कुछ इनके शहर में भी हो सकता है। तो लोग ज़्यादातर बेटर प्रिपेयर हो गए। लोग शहर के सेंटर से दूर आउटस्कर्ट्स पर चले गए। इसके अलावा शहर के आसपास पहाड़ी थी तो बम के एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ा क्योंकि हिरोशिमा बिल्कुल फ्लैट था और नागासाकी पहाड़ों से घिरा हुआ था। टोटल 2 बॉम्बिंग में 2 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें से 95% लोग आम जनता थी, यानी कि सिविलियन थे। इसमें कोई मिलिट्री के लोग नहीं थे। और ये सब देख के जापान के एम्परर हिरोहितो फाइनली सरेंडर करने को तैयार हो गए। जापान की मिलिट्री के लोग काफ़ी नाराज़ थे, पर क्या करें, कुछ मजबूरियां भी थी जिससे उन्हें सरेंडर करना पड़ा। और 15 अगस्त 1945 को फाइनली सरेंडर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है और जापान के रिस्टोरेशन का काम ऑलमोस्ट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग शहर से वॉलेंटियर आते हैं और शहर को दोबारा बनाने में तैयार हो जाते हैं। ये एक और कहानी है, कभी इस वीडियो पे भी चर्चा करेंगे कि कैसे ये दोनों शहर आज ऐसे दिखते हैं कि मानो लगता ही नहीं है कि कभी इन शहरों पे न्यूक्लियर बम गिराया गया था। और दोस्तों, अमेरिका ने आज तक भी कभी माफ़ी नहीं मांगी है इस न्यूक्लियर बॉम्बिंग के कारण दुनिया से या जापान से, क्योंकि अमेरिका मानता ही नहीं है कि यह हमारे द्वारा किया गया कोई गलत काम था। अमेरिका मानता है कि दुनिया को बचाने के लिए ये काम करना बहुत ही ज़रूरी था। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना।